जय हिंद जय भारत। आज हम मणिका सर नोट्स प्राचीन भारत भाग फर्स्ट चैप्टर 4 और उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा है टॉपिक है कि प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृतियाँ। तो हड़प्पा संस्कृति के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति न होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन है। लगभग 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा नगरों का पतन हो गया। यद्यपि इन नगरों के पतन की कालावधि में कुछ अंतर आ रहा था। नगरों के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता परिवर्तित रूप में चलती रही है। हड़प्पा सभ्यता के इस चरण को नागरिकोत्तर अवस्था अथवा उपसिंधु संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हड़प्पा संस्कृति ने नगरीय जीवन के महत्वपूर्ण अभिलक्षण खो दिए। दूसरे शब्दों में सुव्यवस्थित नगर, व्यापक ईंट संरचनाएं, लेखन कला, मानक वाट एवं माप तथा नगरों का दुर्ग क्षेत्र एवं निचले शहर के रूप में विभाजन सभी इस चरण में अनुपस्थित दिखते हैं। जय सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। लोग नगरों को खाली कर ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। अतः उस काल में गांवों की संख्या में वृद्धि देखी गई। फिर अगर हम विभिन्न प्रकार की फसलों तथा अनाजों की संख्या पर गौर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पा काल की तुलना में प्रवृत्ति हड़प्पा चरण में फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई शिल्पियों से संपर्क के कारण ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला तथा तांबे एवं पत्थर के बेहतर उपकरणों का प्रयोग होने लगा। इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कुछ क्षेत्रों में ब्रिटेन जैसे कि पंजाब, सिंध, बहावलपुर बस्तियों की संख्या सीमित हो गई, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे कि हरियाणा एवं गुजरात बस्तियों की संख्या में व्यापक विस्तार देखा गया। ऐसा संभवतः जनसंख्या के प्रवास के कारण संभव हुआ। प्रवृत्ति हड़प्पाई स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते थे। उदाहरण के लिए स्वात घाटी में कुछ स्थल मिले हैं और इन स्थलों से लाल पर काले रंग वाले मृदभांड मिले हैं जो हड़प्पाई मृदभांडों से कुछ समानता दिखलाते हैं। स्वात घाटी को प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जा सकता है। उसी प्रकार सिंधु नदी के पश्चिम में बलूचिस्तान तथा भारत ईरान सीमांत प्रदेश में भी कुछ प्रवृत्ति हड़प्पाई स्थल देखे जा सकते थे। सिंध में झुंकर संस्कृति का विकास हुआ। झुंकर संस्कृति का प्रसार चहुंदड़ो, आमनी, मोहनजोदड़ो आदि क्षेत्रों में देखा गया। इससे जुड़े हुए स्थल ग्रामीण हैं तथा आकार में छोटे हैं। इन स्थलों पर मकानों को दोबारा बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु इनके लिए पुरानी सामग्रियों का ही उपयोग हुआ है। जहाँ भिन्न प्रकार के मृदभांडों का उपयोग हुआ, इन्हें झुंकर मृदभांड कहा गया। पंजाब तथा बहावलपुर में कबर ग्राह एच संस्कृति का विकास और जय संस्कृति भी हड़प्पा संस्कृति की विरासत से जुड़ी हुई थी। जहाँ भी हड़प्पाई मकानों के विध्वंस पर नए मकानों का निर्माण देखा गया। इसके अतिरिक्त जहाँ जल निकासी का प्रबंध भी दिखता है तथा छोटे आकार के पक्के ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, किंतु निर्माण कार्य हड़प्पा की तुलना में निम्न स्तर का है। हरियाणा तथा पंजाब में मित्ताथल, वारा, रोपड़ और सिसवाल से प्रवृत्ति हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं। बारा एवं सिसवाल में ईंटों के बने मकान भी मिलते हैं। फिर कई स्थानों से गैरिक मृदभांडों के भी साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार गुजरात में कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में कई प्रवृत्ति हड़प्पा स्थल प्रकाश में आए हैं। इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल रंगपुर और सोमनाथ हैं। गुजरात से चमकीले लाल मृदभांड के अवशेष मिले हैं। प्रवृत्ति हड़प्पाई चरण में गुजरात क्षेत्र में बस्तियों की संख्या में व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जहाँ हड़प्पाई चरण में बस्तियों की संख्या 13 थी, वहीं इस चरण में बस्तियों की संख्या 200 पहुंच गई। अब इसके अतिरिक्त पूर्व में हुलास एवं आलमगीरपुर में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रवृत्ति हड़प्पा चरण के लक्षण ढूंढे जा सकते थे। हुलास तथा आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा रही थी
फिर जहाँ प्रवृत्ति हड़प्पा चरण का भी विकास हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति की परंपरा समाप्त नहीं हुई, बस वह परिवर्तित रूप में चलती रही। नगरों के पतन के पश्चात भी ग्रामीण जीवन में उसका अस्तित्व बना रहा और आगे चलकर यह एक सामान्य भारतीय जीवन में घुल मिल गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति से क्या तात्पर्य है और इस संस्कृति के महत्व को रेखांकित कीजिए। इसका आंसर है प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति से तात्पर्य हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ जाना। इसे उप सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में एक आकस्मिक निधन जैसी अवधारणा आई थी। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का अर्थ था हड़प्पी परंपरा की समाप्ति, किंतु नवीन शोधों ने इस मत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तत्पश्चात यह माना जाने लगा कि यह सभ्यता परिवर्तित रूप में चलती रही, इसलिए सभ्यता के पतन का अर्थ है रूप परिवर्तन अर्थात नगरीय चरण का पतन। प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य विस्तृत हड़प्पा क्षेत्र में खोजे जाने लगे। उन्हें 5 उपक्षेत्रों में बांटा गया यथा सिंध, पश्चिमी पंजाब और गगर हंकरा, पूर्वी पंजाब और हरियाणा, कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र तथा गंगा यमुना दोआब। प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप क्षेत्रीय था तथा अलग अलग क्षेत्र में इनकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय संस्कृति के रूप में हुई। उदाहरण के लिए सिंध में झुंकर संस्कृति, पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में कब्रगाह हड़प्पा संस्कृति और गुजरात में चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति आदि। इनकी विशेषता थी ग्रामीण स्वरूप, मोहरों, मणकों तथा माप तोल की प्रणाली का छूट जाना, कांसे का प्रयोग अत्यधिक सीमित हो जाना तथा व्यापारिक नेटवर्क का पतन। फिर भी प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति नाम इसलिए उचित है क्योंकि किसी न किसी रूप में हड़प्पा संस्कृति से इसका निरंतरता बनी हुई थी। मैं तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृतियों के माध्यम से हड़प्पाई तकनीकी का दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार हुआ। उदाहरण के लिए तांबे के ज्ञान का प्रसार, चित्रित चमकदार मृदभांडों का प्रयोग एवं त्रिविगामी चाक के प्रयोग को ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जलवायु संबंधी तथा पर्यावरणीय कारकों से जनसंख्या पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रसार हो रहा था और फिर इसी के साथ हड़प्पाई तकनीकी नए क्षेत्र में फैल रही थी। सेकंड पॉइंट है कि हड़प्पा काल में 2 फसल प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई थी तथा एक ही मौसम में रबी एवं खरीफ दोनों फसलों की खेती की जाती थी, किंतु प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत 2 फसल प्रणाली का विकास हुआ और फिर कृषि फसलों के उत्पादन एवं संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट है कि प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ संपर्क ने वैदिक आर्यों को भी विशेष रूप से कृषि के लिए आकर्षित किया होगा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का पेशा पशुचारण था, किंतु उत्तरवैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा बन गया और इसका एक महत्वपूर्ण कारण प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव को माना जा सकता है। फोर पॉइंट है प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति ने धार्मिक क्षेत्र में भी हड़प्पाई परंपरा को अपनाया था और फिर प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति यथा मूर्ति पूजा, शिव की पूजा, देवी पूजा, पशु पूजा आदि भारतीय धार्मिक जीवन में घुल मिल गई और आगे इसने हिंदू धर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारा आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता और प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता और प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को खोजना एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति में जहाँ हड़प्पा शब्द सिंधु सभ्यता से इसकी निरंतरता दिखाता है, तो प्रवृत्ति शब्द सिंधु सभ्यता के साथ परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। हड़प्पा संस्कृति और प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता की पहली अभिव्यक्ति भौगोलिक वितरण में ही देखने को मिलती है। हड़प्पाई संस्कृति की वृद्धि में ही प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से इसे कई उपक्षेत्रों में बांटकर देखा जा सकता है। सिंधु की झुंकर संस्कृति की समानता चहुंदड़ो जैसे स्थल से देखी जा सकती है, उसी प्रकार कब्रगढ़ एच संस्कृति का जुड़ाव हड़प्पा स्थल से रहा है। दूसरे दोनों के बीच निरंतरता इस तथ्य में भी ढूंढी जा सकती है कि
कई प्रवर्ती हड़प्पाई स्थलों पर पुराने सामग्रियों का ही उपयोग कर बैठो, जैसे हड़प्पाई मकानों की सामग्रियों नए मकानों को बनाया गया। उदाहरण के लिए कबरग्राह एच संस्कृति से जुड़े हुए स्थलों पर हम इस चीज को पा सकते हैं। यह विशेषता जुंगा संस्कृति में भी देखी जा सकती है। तीसरे, कई स्थानों पर सीमित रूप में ही सही जल निकासी प्रणाली की झलक भी मिलती है। इसी प्रकार दूरस्थ व्यापार का भी पूरी तरह पतन नहीं हुआ, बल्कि यह भी सीमित रूप में चल रहा था। सबसे बढ़कर प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनकी पहचान नगरों के रूप में की जा सकती है। 3 ऐसे स्थल हैं: घग्गर हंकरा और हकरा क्षेत्र में कुडवाला, गुजरात क्षेत्र में बेट द्वारका तथा महाराष्ट्र में दायमाबाद है। चतुर, कुछ प्रवर्ती हड़प्पाई स्थलों से पाई गई ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में लाल किला एवं हरियाणा में भगवानपुरा। साथ ही मणके मोहर एवं हड़प्पाई लिपि का भी सीमित रूप में प्रयोग होता रहा। फिर भी निरंतरता की तुलना में परिवर्तन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम परिवर्तन तो नगरीय संरचना में ही देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता न केवल नगरीकरण के लिए वरन एक विकसित नगरीय निर्माण योजना के लिए जानी जाती थी, किंतु प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस काल तक नगरीय संरचना का पतन हो गया था। प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत मकानों के निर्माण में कोई योजना नहीं थी, वरन मकान बतरतीब क्या लिखे हैं बतरतीब रूप में बने हुए थे। इस काल में मकान बनाने वाली सामग्रियां भी घटिया थी। कुछ पुराने मकानों को तोड़कर छोटे आकार के मकान बनाए गए, जहाँ फिर पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों से मकान निर्मित किए गए। दूसरे एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना टूट गई। इसके कारण मणके मोहर मानक मापतोल की प्रणाली, एक रूप उपकरण एवं औजार, विशिष्ट प्रकार के मृदभांड सभी का प्रयोग लगभग बंद हो गया। लिपि का प्रयोग लगभग छूट गया। तीसरे, व्यापारिक नेटवर्क टूट गया। इसके कारण टिन की उपलब्धता कम हो गई। परिणामतः कांस्य का प्रयोग अत्यधिक सीमित हो गया एवं उसकी जगह तांबे का प्रयोग बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एवं प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों है, तथा यकीनन निरंतरता की तुलना में परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बाहर किसी संस्कृतियों के वितरण व उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग 1000 वर्षों तक भारत में नगर विलीन हो गए, किंतु दूसरी तरफ भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का विस्तार हुआ। ये ग्रामीण बस्तियां उत्तर पूर्व में असम एवं बंगाल से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैल गए। ग्रामीण बस्तियों के प्रसार में विशेषकर राजस्थान, मध्य भारत, जैसे मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, और यमुना गंगा जो दुआब है ना, में क्षेत्र में हड़प्पाई तत्वों का प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मध्य भारत, पूर्वी भारत एवं दक्षिण भारत में कृषक समुदायों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ कृषक समुदाय तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन रहे हैं। अमरावती से दक्षिण पूर्व के कृषक समुदाय आरंभिक हड़प्पा एवं प्रवर्ती हड़प्पा चरण के समुदायों से किसी न किसी रूप में संपर्क में रहे थे। इसका कारण था हड़प्पाई लोगों के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चे माल प्राप्त करने का प्रयास। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जनसंख्या का प्रवास दक्षिण एवं पूर्व की तरफ देखा गया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था 2 फसल प्रणाली का विकास। इसके कारण एक तरफ जहां अधिक से अधिक कृषि भूमि की जरूरत पड़ी, वहीं दूसरी तरफ सिंचाई की आवश्यकता ने भी जनसंख्या प्रवास को प्रोत्साहन दिया। दूसरे,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात धातु तकनीकी का ज्ञान एवं त्रिविक्रमी चाक के प्रयोग का प्रसार भी बहुत ही स्वाभाविक था। इसलिए ऐसा अनुमान करना अतार्किक नहीं लगता कि हड़प्पाई तत्वों ने ग्रामीण वस्तुओं के प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। किंतु दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की परिधि से बाहर भी कृषक समुदायों का अपना अपना इतिहास रहा है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के शिकारी समूहकर्ता धीरे धीरे अर्ध कृषक से पूर्ण कृषक के रूप में ढलते चले गए। आरंभ में उन्होंने हड्डी एवं पत्थर के उपकरणों का निर्माण किया, किंतु आगे चलकर वे तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने लगे, यह ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया तथा इस काल में ग्रामीण बस्तियों का व्यापक विस्तार हुआ। अगर हम सिंधु सभ्यता से बाहर कृषि संस्कृतियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इनके अध्ययन के लिए इन्हें भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करके देखना आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता की परिधि के बाहर हमें आरंभिक कृषक समुदाय बेलन घाटी में दृष्टिगत होता है। कोल्डी हवन से चावल का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है और इसी क्षेत्र में चौपानी मांडो एक महत्वपूर्ण कृषक बस्ती के रूप में विकसित हुआ। आगे बेलन घाटी के लोग मेगालिथिक संस्कृति से जुड़ गए। राजस्थान में अमरावती के पास एक प्राचीन कृषक समुदाय दिखता है जो लगभग 4000 ईसा पूर्व से के काल से संबंध है। कश्मीर में बुरझोम तथा गुफरक्राल नवपाषाण चरण से संबंध थे, जहाँ से कृषि एवं पशुचारण का साक्ष्य मिलता है और आगे जहाँ भी मेगालिथिक संस्कृति का विकास हुआ। आगे उसी प्रकार मध्य गंगा घाटी में चिरांद, सैनुवार, ताराड़िये आदि स्थलों पर कृषक बस्तियों का विकास देखा गया। आरंभ में लोग पत्थर एवं हड्डी के उपकरण से संबंध थे, किंतु आगे वे तांबे के उपकरणों के प्रयोग से भी जुड़ गए। इसी प्रकार बंगाल, उड़ीसा एवं असम में भी कृषक समुदायों का विकास हुआ। हालांकि इन समुदायों का कालक्रम बहुत स्पष्ट नहीं है। उसी तरह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में उतनूर, तमिलनाडु में पेम्पल्ली एवं कर्नाटक में हल्लूर, टी नरसिंहपुर, फिर ब्रह्मगिरी, मास्की आदि क्षेत्रों में कृषक समुदाय के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के काल से संबंध थे तथा आरंभ में ये नवपाषाण कालिक चरण में थे, किंतु आगे इन्होंने तांबे के उपकरणों को अपनाया और फिर ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई। वस्तुतः दक्षिण भारत में नवपाषाण कालिक चरण प्रमुखतः पशुपालक से ही जुड़ा रहा। ताम्रपाषाण काल में ही आकर कृषि स्थापित हो सकी। उपयुक्त संस्कृतियों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य भारत एवं पश्चिम भारत में भी दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात खेतिहर समुदाय अस्तित्व में आए, किंतु आरंभ में ये ताम्रपाषाण चरण से जुड़े रहे। इन संस्कृतियों को आहड़ संस्कृति, कैहिता संस्कृति, मालवा संस्कृति एवं जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना गया। फिर लगभग दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में गहरी मर्दभाण संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी कृषि एवं पशुपालन से संबंध थे। भारतीय समाज एवं संस्कृति में उपयुक्त कृषक संस्कृतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी इन ग्रामीण संस्कृतियों ने किसी न किसी रूप में कृषि तथा तकनीकी के ज्ञान को बनाए रखा। फिर आगे गंगा घाटी में होने वाले द्वितीय नगरीकरण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। अगर पहले नगरीकरण का केंद्र सिंधु घाटी था तो दूसरे नगरीकरण का केंद्र गंगा घाटी हो गया। दूसरे, भारतीय उपमहाद्वीप की जो नवपाषाण कालिक, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति ऐतिहासिक काल में आकर भारतीय जीवन में घुल मिल गई। अगर आधुनिक काल में भी भारत में ग्रामीण समुदाय को देखा जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसने प्राचीन ग्रामीण समुदाय से किसी न किसी रूप में निरंतरता बनाए रखी। उदाहरण के लिए 2 फसलों की खेती, अनाजों के प्रकार, हल एवं चाक का प्रयोग आदि। अंत में आधुनिक युग के ग्रामीण जीवन पर प्राचीन ग्रामीण समुदाय के धार्मिक मनोभाव एवं रीति रिवाजों का भी
का भी प्रभाव देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा, देवी पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, पुनर्जन्म की अवधारणा, मृतक संस्कार पद्धति आदि। आगे हमारा क्वेश्चन है कि लिखित लिपि के अभाव में ताम्रपाषाण या मृदभांड हमें समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का उद्भव ज्ञान देते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो इसका आंसर है कि ताम्रपाषाण काल के मृदभांड हमें लोगों को भौतिक जीवन व आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देता है तथा कि वह किस प्रकार कृषि से जुड़े हुए पशुचारण था, कितने प्रकार की फसलें होती थी, अतः उनके जीवन स्तर को बताता है। धार्मिक विश्वास व रीति रिवाज की जानकारी मिलती है, किंतु उनके सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक चिंतन के विषय में मृदभांड हमें जानकारी नहीं देते। चूंकि साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः आप भी इस ताम्रपाषाण काल के लोगों के जीवन के विषय के बारे में नहीं जानते। ताम्रपाषाण काल प्राचीन भारत के इतिहास का वह काल है जिसके अध्ययन के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। इस काल में हमें कोई लिखित लिपि नहीं मिलती, अतः विशेषज्ञों ने पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ताम्रपाषाणकालीन लोगों के भौतिक जीवन एवं जीवन शैली का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। फिर भी लिखित साक्ष्य के अभाव में राजनीतिक जीवन सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अपेक्षित झलक नहीं मिल पाती। ताम्रपाषाणकालीन पुरातत्व उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में असम में बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ताराड़ीय इन स्थलों के कालक्रम एवं विकास के स्तर में अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण उत्तर पश्चिम में ये स्थल प्राग हड़प्पा एवं प्रवर्ती हड़प्पा में दोनों में आई। प्रवर्ती हड़प्पा दोनों ही कालों में मिलते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में आहार संस्कृति लगभग 24 ईसा पूर्व में अस्तम में आई, जबकि कैथा, मालवा एवं जोड़वी संस्कृति बहुत बाद की है। सबसे बढ़कर दक्षिण के ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बाद के हैं। सामान्यतः ताम्रपाषाण काल के लोग काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, यद्यपि इन मृदभांडों की बनावट में भी थोड़ा अंतर है। पुरातात्विक साक्ष्यों में यह ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण काल के लोगों का जुड़ाव कृषि एवं पशुपालन से रहा था। उसके द्वारा उपजाए गए अनाजों में भी विविधता देखने को नहीं मिलती है, यथा जौ, गेहूँ देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है, यथा जौ, गेहूँ, रागी, विभिन्न प्रकार की दालें। हालांकि हमें हल के प्रयोग का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता, किंतु यह ज्ञात होता है कि संभवतः वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाते थे, क्योंकि पश्चिम भारत में धान्य कोठार का भी साक्ष्य मिलता है। ताम्रपाषाण काल के लोग शिल्प उत्पादन से भी जुड़े हुए जे मालवा से तकली का साक्ष्य सूती वस्त्र उत्पादन की ओर संकेत करता है। उसी प्रकार कुछ स्थलों से ऐसे उपकरण भी मिले हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, और इसका अर्थ है कि उन्हें व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया जाता था, और इस प्रकार व्यापारिक गतिविधियों की ओर भी संकेत मिलता है। इस संस्कृति से जुड़े हुए काले एवं लाल मृदभांड का जुड़ा होना यह दर्शाता है कि इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए एवं अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए होता था, और कई बार मृतक, विशेषकर शिशु की लाश को दफनाने में भी इसका उपयोग होता था। और मृतक की समाधियों से सामाजिक विभाजन की ओर संकेत मिलता है, क्योंकि मृतक के साथ जो सामग्री दफनाई गई उनसे सामाजिक स्तर पर भेद का स्तर मिलता है। उस समय मालवा संस्कृति के सुनार गांव से शिल्पियों को पश्चिम की ओर बसाने तथा समुदायों तथा सरदारों की केंद्रीय क्षेत्र में स्थापित करने की सूचना भी सामाजिक स्तर भेद की ओर संकेत करता है। सामान्यतः लोगों के धार्मिक विश्वास पर ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ता। वस्तुतः मृतकों के साथ दफनाई गई सामग्रियां मृत्यु के बाद के जीवन की ओर इशारा करती हैं, और उसी प्रकार मालवा एवं जोड़वे से प्राप्त मरण भूमियाँ माता देवी की उपासना की सूचना देती हैं।
किंतु इन पुरातात्विक सामग्री में बहुत कुछ अनकहा कहा गया है। हमें ज्ञात नहीं मिल पाता कि शासक वर्ग में कौन लोग थे तथा उनका जन सामान्य से क्या संबंध था। इसी तरह इन लोगों के धार्मिक तथा जीवन दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए पुरातात्विक सामग्री मृदबाण के द्वारा प्रदत्त सूचना आवश्यक सिद्ध करती है कि इनके ऊपर व्यापक काम किया गया है, किंतु साथ ही भी सिद्ध कर देती है कि अध्ययन सामग्री के रूप में अधूरी है। आगे महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। सामान्यतः महापाषाणकालीन एक मिनट जो सामान्यतः जो महापाषाणकालीन जो संरचनाएं थी लोहा युग से जुड़ी हुई है तथा अपने स्वरूप में कब्र युक्त है, किंतु समाधिकरण की प्रक्रिया महज लोहा युग की देन नहीं है, क्योंकि गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि मृतक संस्कार के रूप में समाधिकरण की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही हुई है तथा चिन्हित समाधिकरण की प्रक्रिया नवपाषाण काल से आरंभ मानी जा सकती है। फिर नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल में मृतकों के दफनाने की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में चलती रही। महापाषाण कब्र का आरंभिक रूप पूर्व लोहजग से मिलता है, किंतु लोहजग में अत्यधिक प्रचलित रहा। इसका प्रचलन विशेषकर दक्षिण भारत में तथा कुछ हद तक उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत में भी देखा जा सकता था। यह परंपरा ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में जीवित रही। मेगालिथिक शब्द एक ग्रीक शब्द है। मेगा का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, और तथा लिथ का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर होता है इसका अर्थ। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग केवल पत्थरों से निर्मित शवादान तथा स्मारकों के लिए होता था एवं लाल मर्दबांड का उपयोग करने वाले समुदाय के लिए भी होने लगा। 19वीं सदी में भारत उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण भारत के महापाषाण स्थलों की खोज हुई और अब तक कुछ 1500 स्थल प्रकाश में आए हैं। इनमें लगभग 1000 स्थलों की खुदाई भौगोलिक दृष्टि से महापाषाण स्थलों को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है महाद्वीपीय क्षेत्र, सेकंड है अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र और थर्ड है विंध्य क्षेत्र और आगे है उत्तर पूर्व। तो प्रायद्वीप से बाहर महापाषाण स्थल बलूचिस्तान, ईरानी मगराने, पाकिस्तान के कराची के आसपास मिलते हैं। लद्दाख में लेह घाटी में तथा श्रीनगर के पास बुरजोहम तथा गुफरक्राल में भी कुछ स्थल मिले हैं। उसी प्रकार जयपुर के निकट देवसा तथा फतेहपुर सीकरी के निकट खेरा से भी महापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर तथा वाराणसी के आसपास महापाषाण स्थलों की खोज हुई है। उत्तर पूर्व में मणिपुर महापाषाण निर्माताओं की उपस्थिति को दर्शाता है।